हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 22वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 22वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 22वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध है 125 के साथ में, उसी प्रकार से संख्या 8 का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 5 से यहां पर 125 है किस प्रकार से बना है। तो मेरे भाई यहां पर 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। यदि हम 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 8 के अंदर है और 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 5 की तरह इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। और ध्यान से देखिए संख्या 512 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण हल हो जाए। यानी कि समीकरण में RHS पद और LHS पद दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे मेरे भाई, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह बारी बारी से समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को हल करना होगा। और जिस विकल्प के चिन्हों से इस समीकरण में RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं, समझना वही आपका सही विकल्प होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस विकल्प की सहायता से सोल्व किया गया है। तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, चारों विकल्पों के बारी बारी चिन्ह रख के सोल्व करना होगा। और यहां पर यह समीकरण सोल्व होने वाला है ऑप्शन डी के चिन्हों से। यानी कि हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर माइनस के स्थान पर भाग करेंगे और भाग के स्थान पर माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर माइनस है तो यहां पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और यहां पर भाग है तो यहां पर माइनस करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर है 15, उसके बाद में है +5, उसके बाद में क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद में क्या है 10
उसके बाद में गुणा में 6, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या करेंगे माइनस, फिर है 12 और इन सभी के बराबर में है 6। अब मेरे भाई इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो समीकरण में सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 15, उसके बाद में प्लस है। अब मेरे भाई 10 का भाग 5 में देंगे तो यहाँ पर 10 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो इसको हम लिख देंगे क्या मेरे भाई 5/10। फिर क्या है यहाँ पर है गुणा में 6, फिर है माइनस का 12 और इसके बराबर में है 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर तो हो जाएगा 15, उसके बाद में क्या है प्लस है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हम इसको काट देंगे कैसे, देखिए 5 एकम 5, ये कट जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हम इसको काट देंगे 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 3 दूना के 6, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब कुछ कट गया, क्या बच गया 3 बच गया, यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद में क्या है माइनस का 12 और इसके बराबर में क्या है 6 है। अब यहाँ पर देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ देंगे और माइनस को घटा देंगे। तो मेरे भाई प्लस का है 15 और प्लस का है 3, तो 15 और 3 मिलकर बन जाएगा 18। इसके बराबर में क्या है माइनस का 12 है, ठीक है। इसके बराबर में है मेरे भाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 18 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा और 6 के बराबर में क्या बचेगा 6 बचेगा। यानी कि ध्यान से देखिए यदि हम इस समीकरण के अंदर ऑप्शन डी के चिन्हों को रखेंगे तो ये समीकरण हल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, यानी कि दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यानपूर्वक देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 3। तो मेरे भाई हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 3 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहां पर देखिए 1 का क्यूब प्लस 2, तो यहां पर कितना बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 3। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 3 के बाद में संख्या दी गई है 10। मेरे भाई 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 10 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 का क्यूब प्लस 2, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस 2 कर देंगे तो बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 के बाद में क्या है संख्या है 29 है, तो 29 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए मेरे भाई 29 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 29। फिर यहां पर ध्यान से देखिए लास्ट में संख्या दी गई है 127, तो मेरे भाई इस 127 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 2, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125 और 125 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो बन जाएगा 127। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1 का क्यूब प्लस 2, फिर क्या हुआ 2 का क्यूब प्लस 2, फिर क्या हुआ 3 का क्यूब प्लस 2, लास्ट में क्या हुआ 5 का क्यूब प्लस 2, यानी कि यहां पर संख्या छूट गई क्या 4। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 4 का क्यूब प्लस 2। तो मेरे भाई 4 का क्यूब कितना होता है, तो यहां पर ध्यान से देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और 64 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 64 और 2 मिलकर बन जाएगा 66, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66। और ध्यान से देखिए 66 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस
मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले मेरे भाई वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, कितने, लगभग 15,000 प्लस। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको मिलने वाला है लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर से, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर के। ठीक है, और लास्ट में आपको मिलने वाला है क्या, लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। इस प्रकार से आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस दी गई लेटर सीरीज में आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो इस टाइप के सीरीज को सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और यदि यह तरीका आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस सीरीज के अंदर जितने भी आपको लेटर दिए गए हैं उन सभी को आपको क्या करना है, काउंट करना है। और जितने भी डैश दिए गए हैं उन सभी को भी क्या करना है, साथ में काउंट करना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि सीरीज में हमें कितने लेटर दिए गए हैं, 16। और मेरे भाई यदि हम 16 का जोड़ा बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम 4 लेटर के कितने जोड़े बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे कैसे, वो देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 लेटर के जोड़े बनाएंगे, कितने, 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 दूसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 तीसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक, और 1 2 3 4 चौथा जोड़ा बन जाएगा ये। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले H, उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले दिया गया है H, और यहाँ पर भी सबसे पहले दिया गया है H। तो मेरे भाई यहाँ पर दूसरे में भी सबसे पहले क्या आएगा, H, तो यहाँ पर हम भर देंगे H। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से देखिए यहाँ पर H के जस्ट आगे दिया गया है F। ठीक है, और लास्ट में देखिए H के जस्ट आगे दिया गया है F। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए H के जस्ट आगे क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए H के बाद में क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया गया है G, यहाँ पर भी हमें लास्ट में दिया गया है G, यहाँ पर भी लास्ट में दिया गया है G, और यहाँ पर लास्ट में डैश, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, G। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं वो काउंट कर लेना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने भरा F, उसके बाद में हमने भरा H, फिर उसके बाद में हमने भरा F, और उसके बाद में हमने भरा G। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि अब हमें देखना है कि F H F G ये सभी लेटर में किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान
ध्यान से देखिए, एफ एच एफ जी ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 45 का संबंध है 60 के साथ में, उसी प्रकार से संख्या 65 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 45 से 60 है कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 45 से यहां पर 60 बन जाएगा कैसे। यदि हम क्या करें, इस 45 के अंदर प्लस 15 कर दें तो 45 और 15 मिलकर बन जाएगा 60। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई हम क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 65 के अंदर और 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए सेम इस 45 की तरह ही इस 65 में भी हम क्या कर देंगे, प्लस 15 कर देंगे। तो मेरे भाई 65 और 15 मिलकर बन जाएगा कितना, 80। अब हमें देखना है कि 80 किसी ऑप्शन में है तो नहीं सर, 80 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहां पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 45 से 60 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 45 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए 45 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। और 20 से 60 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 20 का किया गया है 3 के साथ में गुणा। तो 20 दिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 65 के अंदर और 65 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 65 की दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 65 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 पंजे 30। और मेरे भाई जिस प्रकार से यहां पर 20 का 3 गुना करके यहां पर 60 लाया गया है, उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस 30 का भी 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 30 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 30 तिये 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 90 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 35%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 43% और ऑप्शन डी है 55%। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है मिजोरम का, ऑप्शन बी है त्रिपुरा का,
ऑप्शन सी है केरल का और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है कमलजीत संधू और ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़द में, ऑप्शन बी है चना में, ऑप्शन सी है मटर में और ऑप्शन डी है सोयाबीन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से सोयाबीन में प्रोटीन का स्रोत सबसे अधिक पाया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है मैसूर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर राज्य में और ऑप्शन डी है
सिक्किम राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र की सहायता से की जाती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1568 में, ऑप्शन बी है 1552 में, ऑप्शन सी है 1576 में और ऑप्शन डी है 1584 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1576 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट किया गया था 6 अगस्त 1945 को। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मड़िया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य का, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य का
और ऑप्शन डी है असम राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मड़िया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मड़िया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो एंथ्रासाइट नामक जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है ओडिशा में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है मेघालय में और ऑप्शन डी है केरल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।